हिंदू पहले भी सुरक्षित नहीं थे और अब भी सुरक्षित नहीं है और शायद आगे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे बांग्लादेश में। आपने हिंदुओं की जो जनसंख्या है जिस प्रकार से घटी है, वो साफ इंडिकेशन ये कर रही है कि बांग्लादेश के अंदर जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी ये एक मूवमेंट है और ये कुछ लोग इसको अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानते हैं कि जितने हम गैर इस्लामी को हम इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे उतना ही हम बहुत अच्छा काम, धार्मिक अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो गोरा आदमी जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, ये और कोई नहीं है, ये डोनाल्ड लुक है। डोनाल्ड लुक ये एक ऐसे शख्स हैं, ये जहां जाते हैं वहां तख्ता पलट की कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती है। याद है जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने बोला था कि मेरे को अप्रोच किया गया और मेरे को ये बोला गया, वो उसमें भी इन्हीं भाई साहब का हाथ था। बांग्लादेश के अंदर 5 अगस्त को क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा था। उसके बाद वहां पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। और बांग्लादेश और भारत जो पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है इसका असर भारत पर क्या होगा उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्नल NK शर्मा। शर्मा साहब, बांग्लादेश में 5 अगस्त तक सुबह तक सब कुछ ठीक था और अचानक 1 बजे बाद हालात बिगड़ गए और शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का सेना ने समय दिया कि जो आपको करना है वो 45 मिनट आपके पास। उसके बाद आपने देखा ही है कि हालत किस तरह से बिगड़ गए बांग्लादेश के। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो हमको दिखता है वो होता नहीं है, ये मेरी पुरानी लाइन है। और जो होता नहीं है वो बिल्कुल नहीं होता, और जो बिल्कुल नहीं होता शायद वही होता है। आप जिसे कह रहे हैं कि अचानक ये क्या हुआ, ये अचानक नहीं हुआ। इसकी जो पृष्ठभूमि थी या जो इसकी कथा थी वो बहुत पहले से लिख चुकी थी। हमें ऐसा दिखा। मैं आज आपको मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं, बिकॉज जब तक जड़ तक नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगी। देखिए, 1971 को हम सब जानते हैं, बांग्लादेश हमारा आजाद हुआ और उसमें भारतीय सेना का जो भी रोल था वो बहुत पॉजिटिव रोल था और लोगों ने उसे बहुत सराहा भी। जनरल नियाजी जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, वो इस जख्म को भूले नहीं और ना ही कोई भूल सकता है। उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता और आहिस्ता। अगर हम लॉसेस की बात करें तो ठीक है, इंडियन आर्मी के जो लॉस थे, हम कहते हैं कि हमारे जो शहीद हुए वो 3000, लेकिन पाकिस्तान के जो शहीद हुए वो 8000। ये नंबर गेम नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि कितनी शिद्दत से ये वहां पर लड़ाई हुई थी 71 में। और हम लोगों ने भी बांग्लादेश की आजादी के लिए अपना खून और अपना पसीना बहाया। हमारे देश के सैनिकों ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस, सबसे बड़ी जो हमारा सेक्रीफाइस होता है, अपने प्राणों की आहुति, हमने वो भी वहां पे दी। तो अब दिल दुखता है जब ये सब बातें, इसलिए मैं चाहूंगा कि बातों को आप समझ पाए। ये एक ऐसा सिचुएशन बनी हुई है, इसमें अगर आप देखें तो हमारा इस साइड का जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट का जो हमारे नेबर है पाकिस्तान, वो भी बड़ा खुश है। चाइना को देखो तो वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अमेरिका को देखो। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, ये पटकथा कब लिखी गई? या चाइना ने लिखी? इस साजिश के पीछे आखिर है कौन? चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है? और ये कितने महीने पहले से चल रहा था, अगर आप बता सके तो? बिल्कुल, ये आपने जो प्रश्न पूछा वही मूट क्वेश्चन है और वही प्रश्न मैं चाहता था कि मैं आपको मैं जवाब दूं। जो हम अभी ऊपर देख रहे हैं, ये स्टूडेंट अनरेस्ट का जो हम नाम लगा सकते हैं और हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये कैसे चीजें, कैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुई। लेकिन अगर हम पहले ये जान लें कि इसके पीछे जो मेन प्लेयर या मेन एक्टर क्या है, तो हमारे लिए समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए, ये तो सबको मालूम है कि शेख हसीना ने जो अवामी लीग की, उन्होंने बहुत अच्छा सा बैलेंस बनाया हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वो चाइना से इन्वेस्टमेंट भी लेती थी, लेकिन हमारे देश के लिए भी कोई ऐसा एक्शन नहीं किया जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक या सामरिक
किसी हमारी दृष्टि से हमारे देश के खिलाफ था। वो बहुत डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करके रखा हुआ था। ये चीज नापसंद थी, तो किसको नापसंद थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का और बांग्लादेश का ये जो अनईजी रिलेशन है, ये अब का नहीं है। ये तब से है जब से चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएट किया, उसमें बांग्लादेश ने उनका साथ दिया, जो कि अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश चाइना के करीब होए। उसके बाद में अमेरिका ने क्वाड का फॉर्मेशन किया। बेसिकली वो भी चाइना के अगेंस्ट ये कंट्रीज थी। बांग्लादेश ने उसमें भी आने से मना किया। तो ये सब चीज दर्शाती है कि अमेरिका बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि किसी प्रकार से बांग्लादेश को हम अपनी तरफ से करें, ताकि हमारे पास में इस रीजन के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए और भारत को काउंटर करने के लिए उनके पास में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये इतना आसान नहीं है। इस चीज को अगर आप अभी से हम लेना शुरू करें, तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम की, कब से अमेरिका को अगर बांग्लादेश के साथ में जो इशू था, अगर आपने कभी नाम सुना होगा, 2-3 चीजें आपको यहां पे जान लेना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा द्वीप है, वैसे वो कोरल आइलैंड है, जिस द्वीप का वैसे तो साइज में वो 10 किलोमीटर बाय 8 किलोमीटर, वो कोई बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है। कोरल आइलैंड जो आपने बताया है, ये किस जगह है सर? ये इसकी लोकेशन, ये अगर आप देखिए तो ये बे ऑफ बंगाल के अंदर है, और सेंट मार्टिन इसका नाम है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको एक बिंदु के माफिक दिखेगा। ये जो आइलैंड है, कोरल आइलैंड, ये पार्टीशन से पहले ये भारत का था, लेकिन जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ और हमारा वेस्ट पाकिस्तान बना, तो ये पाकिस्तान के पास पहुंच गया। ये जो द्वीप है, इस द्वीप के ऊपर बर्मा ने, म्यांमार जो है अभी, वो उनका भी अपना क्लेम था, लेकिन एक स्टेज के बाद में बर्मा के साथ में बात हुई और बर्मा ने अपना इसका क्लेम छोड़ दिया। और यही है वो द्वीप है जिस पर ये अमेरिका अपनी निगाहें गाड़े बैठा हुआ है। क्योंकि अगर इस सेंट विंसेंट बिकॉज अगर ये द्वीप इनके पास में अगर किसी प्रकार से इनको मिल जाए, तो ये इनका नेवल बेस हो सकता है, इनका एयर बेस हो सकता है, जहां से बैठ के ये चाइना ये पूरा बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन तक ये अपना कंट्रोल कर सकते हैं, और ये इंडिया के ऊपर भी पूरी अच्छी तरह नजर रख सकते हैं। और एक यही रीजन है। आप लड़के पीछे अमेरिका का हाथ है इस द्वीप को लेने के लिए? आपने तो इनफैक्ट पूरी मेरी स्टोरी छोटी कर दी। चलो, मुझे बहुत अच्छा है कि आपने एकदम पहचान लिया। 100% जो इसके अंदर प्रिंट आपको दिख रहे हैं वो अमेरिका के प्रिंट। हालांकि लोग कहेंगे कि चाइना का नाम भी आ रहा है, कहीं ना कहीं चाइना को भी इससे फायदा मिलेगा, जो उन्होंने श्रीलंका में किया, नेपाल में किया, म्यांमार, अब बांग्लादेश। ऐसा है, चाइना इसमें बेनिफिशियरी जरूर है, चाइना को इसमें फायदा जरूर हुआ। पाकिस्तान तो चाइना का पिट्ठू है ही है। नहीं, वो जरूर है, लेकिन चाइना को बेनिफिट तो चाइना को फायदा इसमें बहुत हो रहा है। लेकिन आप ये कहेंगे कि चाइना ये करवा सकता है और चाइना ने ये किया, ये बिल्कुल नहीं है। उसके रीजन ये है कि अमेरिका को ये द्वीप चाहिए था, नंबर 1, और नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक वहां पर चिटागोंग ट्रैक्ट है। ये चिटागोंग का इलाका है जो कि अमेरिका की निगाहों में है। अमेरिका के साथ में बात हो रही थी बांग्लादेश शेख हसीना के पास में कि ये आप इलाका हमें दीजिए, ताकि हम यहाँ पर एक क्रिश्चियन देश बनाएंगे, और अगर वो क्रिश्चियन देश बन जाता है तो वो क्रिश्चियन देश भारत के एकदम बेरी में, एकदम साथ में है। तो वो क्रिश्चियन देश की फॉर्मेशन, ये भी शेख हसीना ने बिल्कुल साफ इनकार किया हुआ था। ये जो 2 चीजें हैं, ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कही थी शेख हसीना की, कि एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है अमेरिका। मतलब उन्होंने नाम लिया था एक गोरा आदमी। जी, एक्चुअली ये जो गोरा आदमी जो मैं बात करूंगा, ये गोरे आदमी सिर्फ बांग्लादेश में नहीं दिखे, ये सेम गोरा आदमी पाकिस्तान में भी दिखा था। सर मैं ये बात आपको रोकना चाहता हूँ सर, जो ईस्ट तिमोर बना था, हाँ जी, क्या वैसा ही देश बांग्लादेश के करीब बनाना चाहता था?
वो गोरा आदमी जिसका जिक्र शेख हसीना ने किया था अपने एक इंटरव्यू में? हम अपने दर्शकों को ये पहली ना बुझाएं, मैं तो बता सकता हूं, ये जो गोरा आदमी जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, ये और कोई नहीं है, ये डोनाल्ड लूक है। डोनाल्ड लूक ये एक ऐसे शख्स हैं, ये जहां जाते हैं वहां तख्ता पलट की कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती है। याद है जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने बोला था कि मेरे को अप्रोच किया गया और मेरे को ये बोला गया, वो उसमें भी इन्हीं भाई साहब का हाथ था। तो ये एक जब ये के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कौन है ये, क्या काम करते हैं, कहां से है? ये अमेरिका के एक जाने माने डिप्लोमेट है। वैसे तो जो इनकी कोई डायरेक्ट ऐसे कोई वो नहीं है, डायरेक्ट वाले तो एक और शख्स है, उनका अभी फिर से उनका भी जिक्र आएगा, जो बांग्लादेश में अमेरिका के एम्बेसडर थे, उनका भी जिक्र मैं अभी करूंगा। लेकिन इनकी आपने मुझसे बात की, तो इनका सिर्फ यही है कि साउथ ईस्ट एशियन अफेयर के लिए ये जाने जाते हैं। ये अमेरिका के हर तरफ से कोई भी जो कहते हैं ना डर्टी जो ट्रक्स डिपार्टमेंट होता है, ये उसके आप इनको मानिए कि ये उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले यही शख्स है। ये उस्ताद है मतलब डोनाल्ड लूक जो आप बता रहे हैं। ये बिल्कुल उस्ताद है। और लेकिन बात यह कि बांग्लादेश में हमारी भी निगाहें उतनी पैनी है, तो ये हम भी पहचानते हैं, मतलब हम यानी कि जो हमारे देश के अंदर जो पीपल दोज हु रियली मैटर इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे आल्सो नो इट। तो ये ऐसा नहीं, छुप नहीं सकते। अब देखिए जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान को हम बोलते हैं ना कि अभी इस समय वो जो भी काम कर रहा है वो एक बिल्कुल घायल सा सियार की तरह, घायल सियार, शेर नहीं बोलूंगा, सियार की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ तो पाकिस्तान कंगाल हुआ है। उनकी इकोनॉमी देख लीजिए, उनको ऊपर से आपको कि इससे क्या पाकिस्तान को फायदा होगा जो तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश के अंदर? क्या वो फायदे में है? वो खुश हो रहा हो मन के अंदर कि अच्छा हो गया, शेख हसीना चली गई है? देखिए खुश तो वो बहुत जरूर हो रहा है, बाकी फायदा होगा या ना होगा ये थोड़ा सा टाइम बताएगा। लेकिन देखिए आप गवर्नमेंट बनी है, क्या वो पाकिस्तान प्रो है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, एक तब तो मुक्ति बाहिनी थी, जो मुक्ति बाहिनी सेना थी, जो देश के जो अपने फ्रीडम फाइटर्स थे, और एक तरफ उन्हीं के देश में बांग्लादेश में एक और पार्टी है जमायत इस्लामी, वो रजाकार, वो लोग थे। जमायत इस्लामी इज अ फंडामेंटली ड्रिवन इस्लामिस्ट पार्टी। इनका नेशनलिज्म से कोई लेना देना ना था ना है। ये वही जमात इस्लामी है जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी की मदद की, और पाकिस्तान आर्मी को वो जो उनके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं कि उन्होंने हिंदुओं के घर जलाए, रेप किया, लूटा, वो उन सब में इनके जो पॉइंट्स मैन थे या जो इनको इंटीग्रेट करने वाले थे, वो यही लोग थे, यानी कि जमायत इस्लाम। बांग्लादेश में देखा जाए तो आज की डेट पे 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं। नंबर 1 अवामी लीग, जो कि शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दी, उनकी पार्टी, जो शेख हसीना जिसकी अभी तक प्रधानमंत्री थी, एक वो पार्टी जो कि काफी लिबरल है और काफी सेकुलरिस्ट फंडामेंटल्स पे काम करती है। और सेकंड पार्टी जमायत इस्लामी। जमायत इस्लामी ये वो पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की, ये वो पार्टी है जो कि सिर्फ इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देती है, और यही पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने अभी कुछ साल पहले इसको बैन कर दिया था कि आप हिस्सा नहीं लेंगे इलेक्शन के अंदर। तो ये जो जनवरी के अंदर भी जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें फिर बचा ही क्या, एक बीएनपी बची, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि खालिद जिया की थी, और एक ये तो हट गए, ये तो जमात इस्लामी वाले तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, और बीएनपी को पता था कि इस बार अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम जीतने का चांस ही नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो रहेगी एक पार्टी, और उस पार्टी यानी कि शेख हसीना की पार्टी, और वही पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। लोग इसको तोड़ फोड़ क्या जमात इस्लामी वापस ताकत में आ गई है? आपको लग रहा है कि जमात वापस अब ताकत में आ चुका है? मैं आपको बताऊं, ये अभी से नहीं ताकत में आई। जमात ये जो
पूरा आईएसआई पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके थ्रू इनका पिछले 10 या 12 साल से इनका गेम चल रहा है। आस्ते आस्ते इन्फिल्ट्रेट हुआ है जमात इस्लामी, उसमें उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो भी फंडामेंटलिस्ट हैं। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान, वो चाहते नहीं थे कभी कि बांग्लादेश बने, वो भी पाकिस्तान को चाहते हैं। और ये वही लोग हैं जो आप देखते हैं कि शेख मुजीबर रहमान के स्टैचू को, जो उनके बुत के ऊपर चढ़ के जो तोड़ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं तोड़ रहे, तो ये वो तोड़ेगा जो उसको, जो फाउंडिंग फादर है उनके मुजीबुर रहमान की, मतलब ये तो दुनिया के सामने बहुत ही अलग तस्वीर आई थी, जिन्होंने बांग्लादेश का एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी बांग्लादेश को बनाने में, और उन्हीं की मूर्ति तोड़ दी गई। ये तो ये देखो, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये हम नॉर्मल इंसान, मैं और आप जैसे सोच सकते हैं ये कैसा हो गया। लेकिन अगर आप सोचें तो ये जो पार्टी है जमात इस्लामी, इसने शुरू से ही बांग्लादेश के जब फॉर्मेशन हो रही थी तब से इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। ये नहीं चाहते ही नहीं थे कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान से हटके बने। बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी का साथ देने का मतलब क्या है? तो जब ये शुरू से है तो इन्हें तो शेख मुजीबर रहमान, उसकी पार्टी, उसकी फैमिली से सख्त नफरत है। शेख मुजीबर रहमान को जब आर्मी ने उनके घर में, आर्मी के कुछ लोगों ने उनके घर में जाके जब उनका कत्ल किया, जिसमें शेख मुजीबर रहमान और उनके फैमिली वाले ज्यादा से ज्यादा लोग उन्होंने कत्ल कर दिए, तो ये किसकी चाल थी? कौन चाहता था कि शेख मुजीबर रहमान ना रहे? ये उनकी अवामी लीग तो नहीं चाहती थी। तो कौन लोग थे? कब से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गया? तो पाकिस्तान किसके कहने से? पाकिस्तान यूएस के कहने से। पाकिस्तान तो जो पैसा देगा वो वैसा है, यूएस का पैसा। पाकिस्तान, यूएस ने बोला पाकिस्तान को क्या ये आप ये करवाइए, क्योंकि शेख हसीना ना तो हमारी बात मान रही है, ना ही तो हमने आइलैंड के लिए हमने बोला, हमें वो भी नहीं दे रही। हमने बोला चिटागांव ट्रैक के लिए अंदर हमें चाहिए, वो नहीं मिल रहा, और ये तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो गई है। तो ये रीजन, ये काम, डर्टी काम करवाने का जो है, पैसे लेकर या जैसे भी, वो आईएसआई ने इसके थ्रू किया है। रही बात स्टूडेंट एजुकेशन ऑन ग्राउंड, उसका तो कोई मतलब नहीं है। 1971 के अंदर जब इनका देश आजाद हुआ था, भारत ने आजाद करवाया, उसके बाद में अगले साल शेख मुजीबर रहमान ने ये कोटा सिस्टम शुरू किया, ये रिजर्वेशन दिया गवर्नमेंट जॉब्स में, और ये 56% कोटा था। और इस 56% में 30% कोटा जो था वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चे के लिए, ये ऑब्वियसली क्योंकि वो पूरी जनरेशन ने फ्रीडम फाइटर में ही अपनी लड़ाई में ही, अपना स्वतंत्रता की लड़ाई में ही अपना पूरा टाइम निकाल दिया था, तो उनके बच्चों को ये मिल रहा था कोटा। तो ये 1972 से शुरू हुआ, लेकिन जब 1-2 जनरेशन जब निकल चुके थे, उसके बाद में लोगों में अनरेस्ट होना शुरू हुआ कि ये जो 30%, 56% के अंदर 30% जो कोटा है, ये शायद थोड़ा सा ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए। और जब ये शुरू हुआ, तो ये शेख हसीना जो अभी बेचारी नहीं है, ये इसकी पार्टी थी, और इन्होंने ये कोटा सिस्टम खत्म किया, और इन्होंने बोला आपसे कोई कोटा नहीं होगा, और जो भी सब कुछ होगा वो मेरिट के ऊपर होगा। तो सर, तो क्या इनके ऊपर मेरा बीच में कि क्या सेना का भी इसके अंदर कहीं ना कहीं हाथ रहा तख्ता पलट में, या सेना शेख हसीना के साथ थी, या उन्होंने सोचा कि माहौल बिगड़ रहा है देश का तो शेख हसीना को निर्वासित कर दिया जाए? सेना का कितना बड़ा रोल था? मैं सीधा साफ साफ बात कहूं तो सेना का कितना बड़ा रोल था बांग्लादेश के? जी, हमारी तो ये फ्री एंड फ्रैंक बात हो रही है, तो कितना हाथ था बांग्लादेश आर्मी का? तो ऐसा है कि बांग्लादेश आर्मी ने तो इसमें कोई भी हिस्सा डायरेक्टली नहीं लिया। हाँ, इन्होंने चाइना के टिएनएनमेन स्क्वायर जैसा भी कोई एक्शन नहीं किया। इन्होंने ये बोल दिया था कि हम इनके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। यहां तक तो सही है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि शेख हसीना को अगर किसी ने बचाया है, नहीं तो इनका भी वही हश्र था जो इनके फादर का था। अगर बचाया, इनको वहां पे बाहर निकाल के लेके गए और उनको हेलीकॉप्टर दिया अगरतला जाने के लिए और वहां से हिंडन तक के लिए, तो वो भी आर्मी ने ही किया। तो आर्मी ने इतना तो उनके लिए जरूर किया। एक ये बात है कि जो आर्मी चीफ है वो इनके रिश्तेदार हैं शेख हसीना के। हाँ, जो वकर हैं वो उनके रिलेशन में इनके, और यही
शेख हसीना हैं जिन्होंने इनको डिफरेंट लेवल पे ला के इस लेवल तक लाए। लेकिन आपको मालूम है कि इस गेम के अंदर शायद कोई किसी का सगा नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ये जान पहचान के, और ये शेख हसीना ने उसको इस लेवल तक लाया। लेकिन जब मौका आया तो वो भी उनके साथ में खड़े हुए अवटली नहीं दिखे। तो आप मेरा आखिरी अब 3 सवाल हो गया। बांग्लादेश आदमी पर आखिरी 3 सवाल मैं बोलिए। आपसे पूछना चाहता हूँ सर। पहला सवाल तो ये है बिल्कुल। कि शेख हसीना और अवामी लीग का अब क्या भविष्य है? अब शेख हसीना क्या भारत ही रहेंगी या कोई दूसरे देश में जा सकती हैं? और तीसरा है, क्या वो फिर से बांग्लादेश लौटेंगी हालात सामान्य होने के बाद? मतलब एक सवाल में 3 सवाल तो ये हो गए जी। तो इस प्रकार से तो आप मुझसे 9 सवाल पूछ लेंगे। 3 नहीं, सवाल ऐसा तो में कुछ 3 नहीं सवाल एक। नहीं ये अच्छा, पूरा क्या पूरा आपको जी बताइए। ठीक है। देखिए, शेख हसीना बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया, जो हमें सुनाई पड़ा, जो सुनाई पड़ता है कि अमेरिका ने उनको वीजा कैंसिल कर दिया। और ये वही अमेरिका है जो शेख मुजीबुर रहमान के जो कातिल थे उनको उन्होंने शरण दी अमेरिका में और कनाडा में। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की जो फादर ऑफ द नेशन है, उसकी जो बेटी है और जिसने बांग्लादेश को किस लेवल से फाइनेंशियली कहां से कहां तक लेकर आए, उसके लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। और सेम बात यूके के लिए भी है। ये दोनों चीजें, ये बहुत अफसोस की बात है। तो इसलिए जब तक, अब वो देखते हैं कि वो कहाँ, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाना पसंद करेंगे। वो भारत में जब रहना चाहें तो रहेंगे। मेरे ख्याल से तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्यों ना वो हमारे देश के अंदर गेस्ट की तरह रहें। अगर हमने दलाई लामा को भी हम जगह दे लेकिन सर सकते क्या हैं। पता है इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर होगा? अगर हम उनको शरण देते हैं तो इससे फर्क पड़ेगा? मैं आपसे पूछूंगा, तो अगर आपने शेख हसीना को अपने यहाँ पे शरण नहीं दिया तो क्या हमारा और रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा बांग्लादेश से? बांग्लादेश से हमारा रिश्ता नहीं सर, अच्छा जवाब होना या आपको ना देना, मैं अच्छा आपसे होना, पूछना चाहता हूँ। आप इस बार के इस मामलों के जानकार हैं, तो वाजिब है कि मैं सवाल आपसे ही पूछूंगा और आप ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि उनको शरण देने या ना देने से बांग्लादेश से हमारा कोई रिलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में अब लेकिन जो आए हैं। वहां की जनता जो अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि शेख हसीना से जो नफरत का जो माहौल बना है बांग्लादेश के अंदर, तो वह कहीं इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट्स तो नहीं बन जाएंगे? इस समय तो बकायदा इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट्स अगेंस्ट इंडिया के हैं, इंडिया के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं हो सकता। अमेरिका ये नहीं सोच सकता कि अमेरिका ने सब चालें चल ली, अमेरिका किस लिए किया कि किसी को मालूम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो चाल है, जो अमेरिका की जो दोहरी चाल है, ये भी हम एक्सपोज कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तानी चैनल्स में आप जैसे जर्नलिस्ट क्यों इसको इतना उभार के बाहर दिखा रहे हैं, और क्यों हम बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं। आज जो मेरी आपसे बात हो रही है बहुत बेसिक लेवल पे हो रही है, जियोपॉलिटिकल के, कि इंटरेस्ट जागे हमारे श्रोताओं के बीच में और दर्शकों के बीच में, जो ये देखें कि ये गेम कैसे इंटरनेशनली, ये गेम कैसे खेली जाती है। तो ये जब तक ये गेम आप पहचानेंगे नहीं, तो इतनी आसानी से अवामी लीग ऐसा नहीं है कि वो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में या इस पूरे सीन से आउट हो जाएगी। अभी अवामी अभी तो लीग का क्या खेल भविष्य है शुरू है। बांग्लादेश में? अवामी लीग का क्या भविष्य है, क्या ये बताइए आप? या पूरी तरह से खत्म हो अवामी चुकी लीग है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है किसी भी देश की जिंदगी में, देश की लाइफ में। ये बहुत छोटा पीरियड होता है। आप इस प्रकार से अवामी लीग को राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम लोग ये पूरा गेम समझ चुके हैं और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को बार बार, यही चीज बांग्लादेशीज को भी पता लगेगी। बांग्लादेशी के जो जितने निवासी हैं उनको भी मालूम चलेगा कि हम पर क्या हुआ। क्योंकि जो बातें कही गई थी कि जैसे ही बीएनपी पार्टी आएगी, ये शेख हसीना ने बोला था 3 साल पहले कि जैसे ही बीएनपी पार्टी आएगी तो देखना ये हमारे इस आइलैंड को ये अमेरिका के हाथ के गोदी में डाल देंगी। ये देखना चिटागांव ट्रैक को इस प्रकार करेंगी। अगर तो ये वाकई इस प्रकार से करने लगेंगे तो बांग्लादेशी, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी बांग्लादेशी तो सर आप कहना जो चाहते हैं कि अगर नागरिक बांग्लादेश के होगा। अंदर चुनाव होते हैं तो शेख हसीना फिर से बांग्लादेश जा सकती हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो भविष्य में? हाँ, अभी आपने जो इसकी जो लास्ट
2 दिन का जो आया उसके अंदर ये इंडिकेशन साफ आ रहे हैं। अब ये नहीं है, वो बोले, उसने बोला है, उनके बेटे ने बोला है कि अगर वहां का माहौल ठीक होगा तो मेरी माता शेख हसीना वापस बांग्लादेश जा सकती है। आप उनको इस प्रकार से रूल आउट नहीं करें, क्योंकि हाँ, ये सब एक इस समय मौसम बहुत ही डेलिकेट सा सिचुएशन है, बट आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। अवामी लीग वापस आ सकती है। ओके सर, मेरा अगला सवाल ये था कि जो हिंदुओं की स्थिति है बांग्लादेश के अंदर, जो काफी वीडियो सर्कुलेट हुए थे, चाहे वो एक्स पे देखा होगा आपने, अलग अलग सोशल मीडिया पर, तो जिस तरह से अत्याचार हुए थे तख्ता पलट के बाद, आपको क्या लग रहा है कि क्या अब हिंदू सुरक्षित हैं बांग्लादेश में? देखिए, हिंदू पहले भी सुरक्षित नहीं थे और अब भी सुरक्षित नहीं है और शायद आगे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे बांग्लादेश में। आपने हिंदुओं की जो जनसंख्या है जिस प्रकार से घटी है, वो साफ इंडिकेशन ये कर रही है कि बांग्लादेश के अंदर, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी, ये एक मूवमेंट है और ये कुछ लोग इसको अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानते हैं कि जितने हम गैर इस्लामी को हम इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे, उतना ही हम बहुत अच्छा काम, धार्मिक अच्छा काम कर रहे हैं। ये थिंकिंग जितना ज्यादा बल पाएगी, उतने ही ज्यादा लोगों के ऊपर बर्बरता वापरी जाएगी, उतनी ही बर्बरता लोगों के ऊपर और की जाएगी। और हिंदू हर समय बांग्लादेश के अंदर इसी प्रकार से रहा है, तभी उनकी जनसंख्या भी घटी है। और अब जब वो हमसे शरण मांगने लगे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी कुछ एक राजनीतिक हैं और कुछ एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये इंश्योर करेंगी कि नहीं, ये ऐसा चीज ना हो। जैसे हमने सीए या एनआरसी की जब बात हुई थी, अल्टीमेटली ये रीजन तो यही था कि जो हमारे हिंदुस्तानी भाई कहीं और हैं, जिनके पास में और कोई जगह नहीं है, आप उनको जगह दीजिए। अगर भारत में वो सुरक्षित नहीं रहेंगे हिंदू, तो वे दुनिया के किस कोने में सुरक्षित रहेंगे? वो बात दूसरी है कि धर्म के नाम पर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जब एक इस्लामिस्ट कंट्री में अगर प्रॉब्लम हुई, तो वहां पे मिलकर 56 और इस्लामिक देश हैं, लेकिन 56 इस्लामिक देश में किसी ने शरण नहीं दी, सिर्फ शरण दी तो एक हिंदू की शरण में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री वो आई है, क्योंकि हमारा धर्म और हमारी संस्कृति इस प्रकार की है। तो ये धर्म जरूरी नहीं है कि धर्म ही बहुत ज्यादा प्ले करेगी, पॉलिटिक्स ज्यादा प्ले करेगी। और बांग्लादेश जी सर, जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, तो क्या जो अल्पसंख्यक जो वहां पर हिंदू है, बौद्ध है, ईसाई है, क्या उनको सुरक्षित रख पाएंगी या उनको भरोसा दे पाएंगी कि आपको पलायन करने की जरूरत नहीं है, आप बांग्लादेश में सुरक्षित हैं, अब माहौल सही हो चुका है? कि आपको ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में ऐसी स्थितियां बनेंगी? देखिए, जब आप इंटरनेशनल एराना में बात करना पड़ेगा, बांग्लादेश एक देश है जिसकी अपनी मान्यता है, और एक ऐसा टाइम था बांग्लादेश जब बांग्लादेश की जो जीडीपी थी बड़ी तेज ग्रो कर रही थी, पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से ज्यादा था। मतलब बांग्लादेश एक बहुत अच्छा एस्टेब्लिश्ड देश था। हाँ, लास्ट कुछ सालों में नीचे आ रहा था। तो ये देश, इस देश को भी अपना पूरे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सामने ये पक्ष रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी सेफ है, हमारे यहाँ पे हम सबकी वो सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। क्योंकि जब तक वो ये नहीं करेंगे तो इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय जो हमारा एक कुटुंब है, उसमें इनको जगह नहीं मिलेगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतने आउटवर्डली और इतने ओपनली ये सब अपनी छोटी वाली माइनॉरिटीज को ये दबाएंगे, क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय वॉचडॉग्स होते हैं, वो भी आपको इस प्रकार से कार्य नहीं करने देंगे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल था, जो बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है, इसका भारत के ऊपर और जो सब कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया पर? हम पहली बात करते हैं भारत के ऊपर। भारत पे तो बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा। आप देखिए ना, हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ सब लोग खुश हैं। जो भी हमारे सो कॉल्ड दुश्मन, चाहे हम पाकिस्तान को ओपनली कहते हैं, वो बड़ा खुश है। उसको तो उनकी तो स्टेटमेंट ये आ रही है कि हमने बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये हमने अनडन कर दिया। तो वो इतने खुश हैं। अमेरिका बड़ा खुश है, उधर चीन भी बड़ा खुश है। मतलब सब के सब खुश हैं। सब भारत को एक अपना फिर से पूरा स्ट्रेटेजी और पूरा ये सब सामरिक
जो रिलेशंस हैं एक दूसरे के साथ में फिर से वर्कआउट करने पड़ेंगे और हम विश्व गुरु इस प्रकार से नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें किसी ने सोची नहीं होंगी हमारे यहाँ पे, इस सब चीज का होता है। इसके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब तैयार होते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट हैव लिटिल टाइम, थोड़ा सा इसमें अपना हमें अपना वो रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। ये इतनी आसानी से हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा, बट हाँ आज की डेट के ऊपर नुकसान हमको जरूर हुआ है। चलिए कर्नल साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू हर्षित, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन।